अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रमोट करेंगे, अगर तो मल्लिकार्जुन दलित वोट बैंक ऐसे वोट करेगा कि एक दलित को पीएम बनाना, ये नैरेटिव है। दावेदारी बंद कर दिया, एक सिग्नल दे दिया कि हमें राहुल गांधी एक्सेप्टेबल नहीं है। दोनों ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल इस समय राहुल गांधी एज प्राइम मिनिस्टर, ये बात उनको पचती नहीं। इस अलायंस के अंदर डिस्टर्बेंस करने के लिए ऐसा किया गया। पिछले 3-4 महीनों से अरविंद केजरीवाल लगातार अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं कांग्रेस नेता से, 1-on-1 अपॉइंटमेंट चाहते हैं। किससे? राहुल से? राहुल गांधी से, और उन्हें मिल नहीं रही है। बीजेपी के जो हिंदुत्व और नेशनलिज्म की नैरेटिव है, इनके खिलाफ कांग्रेस के पास अभी भी कोई ऐसा नैरेटिव नहीं है जो सॉलिड तो और ये कह रहे हैं कि ये जो कॉन्क्रीट मोहब्बत नैरेटिव की है। दुकान और भारत जोड़ो वाला नैरेटिव है, इसको ग्राउंड नहीं मिला। ये ग्राउंड मिलता तो यहाँ पे 3 स्टेट में नतीजा सामने आता ना। मोहब्बत, ऐसे शब्द, मोहब्बत की दुकान, ये सब तो हिंदी हार्टलैंड में ही चलना चाहिए था, ये असम और तमिलनाडु में थोड़ी चलेगा। अगर आपको नरेंद्र मोदी जी की मशीन, बीजेपी मशीन को टक्कर देना है तो आपको थोड़ा थर्ड गियर में चलना पड़ेगा, फर्स्ट गियर में नहीं चलेगा। ये अलायंस अब तक फर्स्ट गियर में चल रहा है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को ये जो खुराफाती आइडिया है, अब तो पता चल गया ये आपने ही दिया था, लेकिन ये मैंने आइडिया इफेक्टिव है। अरे बाप रे, मैं ट्रोल हो जाऊं, मैंने कोई आइडिया नहीं दिया। आप सबसे ट्रोल होने के लिए आपने बोल दिया कि आप 24 घंटे पहले तक उनके पास नहीं था, अब दे दिया आपने, आगे जाके पेश कर दिया। क्वेश्चन कौशिक, मैंने सवाल पूछा। अगर आपको पता चले। नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी हूं। ये ललन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी है, जिसमें हफ्ते भर की पॉलिटिकल सुर्खियों पर विस्तार से चर्चा होती है। नेता नगरी के इस एपिसोड में सबसे पहले तो बात करेंगे इंडिया गठबंधन की उस मीटिंग की, जिसमें कहने को तो सब कुछ अंदर खाने डिस्कस हुआ, लेकिन कुछ घंटे बीतते न बीतते ज्यादातर ब्यौरे बाहर आ गए। लेकिन उन ब्यौरों से पहले क्या हुआ, प्रधानमंत्री के पद के किन नामों पर विचार हुआ, किन नामों की रस्साकशी हुई, ये असल में प्लान किसका था खड़गे के नाम को आगे बढ़ाने का, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। किसने किसको फोन किया, बाद में मिजाज पुरसी के लिए इस पर भी बात करेंगे। बात संसद की भी होगी, जहां नए कानून बने, निलंबन का दौर चला, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष दोनों की तरफ से गतिरोध रहा। संसदीय कार्य मंत्री ने किस एक सांसद के सर पर इस पूरे निलंबन की कार्रवाइयों का ठीकरा फोड़ा, इस पर बात करेंगे। और इस पर भी कि सदन के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के कौन से सांसदों की दोस्तियां सुर्खियों में नहीं आई पर नजर में सबकी आई। तो आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते का नेता नगरी। नेता नगरी के इस सत्र में बात होगी 19 दिसंबर को हुई इंडिया गठबंधन की मीटिंग की। बातचीत के लिए हमारे साथ 3 मेहमान, वरिष्ठ टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई, वरिष्ठ प्रिंट पत्रकार कौशिक डेका और वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार आदेश रावल। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ, साल एंड हो रहा है, कुछ तो नया डायलॉग दे दो। बार बार आप टीवी पत्रकार कहते हो, हमारे और भी रोल्स है, कॉलम लिखते हैं, किताबें लिखते हैं। ये टीवी पत्रकार वर्ड यूज करके आप कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हो आप टीवी में रहो, हमारी डिजिटल दुनिया में मत आओ। नहीं आएंगे, नो प्रॉब्लम। अरे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको न्योता दे के बुलाता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं प्रिंट बोलने में। चलिए, मुझे मल्टीमीडिया बोलने में, मल्टीमीडिया का जमाना है। अच्छा, ये ठीक है जमाना, और इंडिया ब्लॉग पे हम बात भी करेंगे राजदीप जी। पर अभी आप देश के संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से इंटरव्यू करके आए हैं, मुलाकात हुई, क्या बात हुई बताइए। देखिए, ये जो विंटर सेशन अभी खत्म हुआ है जी, और मुझे लगता है बहुत दिनों के बाद इस तरह का सेशन हुआ है जहां हर दिन कोई ना कोई बड़ी खबर हो रही थी। सिक्योरिटी ब्रीच होता है, उसके बाद सस्पेंशन होते हैं, 146 सांसदों के का सस्पेंशन होता है। तो मुझे लगा प्रहलाद जोशी से, जी बिल्कुल, ये सब मुद्दों पर प्रहलाद जोशी से बात हुई। देखिए, उनका कहना है कि विपक्ष तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि उनका कहना है विपक्ष के नेताओं ने चेयरमैन के कमरे में गारंटी दी थी कि जो भी हो हम प्लेकार्ड्स लेके नहीं आएंगे। किसने बोला था, नाम बताइए। उनका कहना है जितने भी नेता थे वहां, सभी पार्टियों के जो संसदीय नेता हैं, जो बीएससी के मीटिंग में आते हैं या राज्यसभा में जो चेयरमैन के कमरे में आकर उन्होंने कहा हम किसी भी हालत में प्लेकार्ड लेकर नहीं आएंगे, प्लेकार्ड लेकर नहीं आएंगे, वेल में प्लेकार्ड लेकर नहीं आएंगे। इसके बावजूद उनका कहना है कि वो अगले दिन वहां आए और इसी वजह से सस्पेंशन शुरू हुए। पहले दिन 13 जब सस्पेंशन हुए, उसके बाद यह आश्वासन दिया गया अब कोई नहीं आएगा। और फिर मैंने बार बार पूछा कि आप कह रहे हैं कि ये किसी बाहर के किसी और व्यक्ति ने उनको इंस्ट्रक्शंस देके कहा कि नहीं आप प्लेकार्ड लेके जाइए, हाउस को डिस्टर्ब करिए।
तब उन्होंने कहा मैं चार्ज करता हूं राहुल गांधी ने यह करवाया। तो ये उनका कहना है कि ये पूरी जो प्रक्रिया हुई विपक्ष की, इसमें राहुल गांधी डायरेक्टर थे। मैंने तो ऐसे ही हंसी मजाक में किसी को कहा कि अगर राहुल गांधी की इतनी ताकत होती तो राहुल गांधी तो एक तरह से, विपक्ष भी तो तैयार नहीं है एक तरह से राहुल गांधी को अपना नंबर 1 नेता मानने, लेकिन पार्लियामेंट राहुल गांधी के इशारे पर चल रहा है। पार्लियामेंट में डिसरप्शन। तो आप ये कह रहे हैं कि देश के संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह कहा कि राहुल गांधी के इशारे पर सभी विपक्षी दलों के सांसद जो पहले स्पीकर या चेयरमैन के कमरे में इस बात पर सहमत हुए थे कि विरोध का यह तरीका नहीं अपनाया जाएगा, बिल्कुल उन्होंने उससे इतर काम किया। दिस इज व्हाट ही सेड। बिल्कुल। इसके अलावा और क्या कहा उन्होंने? इसके अलावा उन्होंने कहा कि देखिए सरकार की तरफ से क्या कोशिश हुई गतिरोध दूर करने के लिए? उनका कहना है कि सरकार ने मीटिंग्स करवाई। उनका कहना है कि दोनों स्पीकर्स और चेयरमैन ऑफ द हाउस है, उन्होंने मीटिंग्स करवाई। उन मीटिंग्स में यह तय हुआ था कि हम इन बिल्स पर बातचीत करेंगे, समय तय हुआ था कितने घंटे चलेगी बहस। 1-2 दिन बाद या वीकेंड के बाद बिल्कुल मामला बिगड़ गया, क्योंकि तब एक तरह से विपक्ष ने तय किया कि अब हम संसद नहीं चलने देंगे जब तक गृह मंत्री अपनी बात नहीं रखेगा। और मैंने उनको बार बार पूछा कि आपने गृह मंत्री को क्यों नहीं कहा कि वो आ जाए, अमित शाह आ जाते, ये मामला सुलझ जाता। उनका कहना है नहीं, मैं रूल्स के दायरे में कह रहा हूं कि जब कोई घटना हाउस के अंदर होती है, उस घटना का कार्यक्रम का एक तरह से इंचार्ज लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, होम मिनिस्टर नहीं। मैंने कहा लेकिन 2001 में तो एलके अडवाणी गृह मंत्री थे, जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ था उन्होंने अपनी बात रखी थी। उनका कहना था वो आतंकवादी हमला था, उसमें इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, इसलिए गृह मंत्री बोले। यहां गृह मंत्री को बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा तो गृह मंत्री आकर इस पर बात करेंगे। तो अब आप देखिए, मैं राजदीप जी, ईगो इश्यू बन गया है दोनों तरफ। बिल्कुल, ये दोनों बीजेपी की तरफ से ईगो इशू है कि इससे ज्यादा हम लीवरेज नहीं देंगे, और कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों की इशू है कि आप हमारी बात अक्षरशः मानो वरना नहीं। वो बार बार कह भी रहे हैं कि आप हमले की, सिक्योरिटी ब्रीच की बात नहीं कर रहे हो, इसकी उसकी बात नहीं कर रहे हो, अब आप में मिक्री कांड पर आ गए। ये हमने डिस्कस किया। बलराम जाखड़ लोकसभा के अध्यक्ष थे, ये 84 से 89 के बीच की बात है, तब भी ऐसा एक प्रकरण हुआ था। बाद में वो अभी इसी मौजूदा लोकसभा में सांसद भी हैं, और तब उन्होंने बुला के डांटा था और निंदा प्रस्ताव पारित हुआ या सजा तय की गई है कि जब तक ये सदन चलेगा तब तक आप लोग खड़े रहिए यहाँ पे। तो पहले भी सदन के अंदर और 24 घंटे के अंदर इस तरह के इशू रिजॉल्व हुए हैं। नहीं, मुझे ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की। उनका कहना है कि 2024 के चुनाव आ रहे हैं, इन जो राज्य के चुनाव हुए वहां 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है। उसके बाद कांग्रेस ने तय किया है कि हम ये सरकार चलने नहीं देंगे। उनका कहना है ये कांग्रेस की हताशा जताता है। वो कांग्रेस को ये बात हजम नहीं हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, इसलिए उन्होंने तय किया है कि हम संसद नहीं चलने देंगे। दूसरी तरफ विपक्ष तो यही कह रहा है कि जब भी आप कोई सवाल पूछो जो इस सरकार को अच्छे नहीं लगते हैं, जैसे सिक्योरिटी ब्रीच पर, सरकार कहती है हम आपको जवाब नहीं देंगे, कोविड पर नहीं देंगे, चीन पर नहीं देंगे। तो देखिए एक अविश्वास का माहौल है। मैंने उनसे पूछा कि आप या प्रधानमंत्री या कोई सोनिया गांधी से बात कर लेते या दूसरी, ये बातचीत क्यों नहीं होती है एट द टॉप लेवल? आप मुझे कह रहे हैं ये जो पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मैंने कहा टॉप लेवल पर बात कीजिए। प्रधानमंत्री और मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो, वो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, बिल्कुल, अगर उनके बीच बात हो तो मुझे लगता है मामला सुलझ सकता था। लेकिन दोनों तरफ से कोई तब सकता था ना जब दोनों तरफ से ऐसे लोग बैठे हैं जो फैसले लेते हों। ठीक है, अब मुझे बस ये बता दीजिए, ममता बनर्जी जी से आपकी खूब बातचीत होती है जी, पत्रकार के तौर पे जी, ये कितना अवेयर थी कांग्रेस इस सरप्राइज के लिए कि ममता बनर्जी मल्लिकार्जुन खड़गे का इंडिया ब्लॉक के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर नाम लेंगी? ये ममता बनर्जी का ओरिजिनल आइडिया था या अरविंद केजरीवाल का ओरिजिनल आइडिया था? देखिए सौरभ भाई, एक बार एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। एक सप्ताह बहुत लंबा होता है राजनीति में। अब मैं बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग बात, बताइए। मंडे को ममता बनर्जी, सोमवार को ममता बनर्जी ने जर्नलिस्टों को, कई जर्नलिस्टों को, ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे मुझे
30-35 जर्नलिस्ट थे जो बीट कवर करते अन्य पत्रकारों को, आपको भी न्योता भेजा था कि आप जी, आइए। मैं शहर के बाहर था, इसलिए नहीं, आप बड़े बंगाल हैं, की तो मुख्यमंत्री से आप मिल नहीं हमारे पाया। तरह ये नॉर्मल पत्रकार नहीं है, आप यहाँ वहां घूमते रहते हैं, तो ये पत्रकारिता का काम है सर, बिल्कुल, लोगों के पास जाना। बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग इतने अभी साधन संपन्न नहीं है कि अपने स्टूडियो में बैठे रहें और सारी जानकारी देश की आ जाए, हमें देश के पास जाना पड़ता है दिल्ली छोड़ के। थोड़ी थोड़ी नोकझोंक होगी सौरभ भाई। उन्होंने बुलाया था चाय पे जी, तो ये बंगा भवन पर चाय हुई और फिर पत्रकारों से वो खुलकर बोल रही थी। मुझे अच्छा लगा कि बहुत दिनों के बाद एक नेता कह रहा था ऑफ रिकॉर्ड नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है, आपको ये रिकॉर्ड करना है, आप कर सकते हैं। मैंने अच्छा, she said it? यस यस, क्योंकि ज्यादातर आजकल नेता सब कुछ जब इस तरह कहते नहीं नहीं ऑफ रिकॉर्ड ओनली फॉर टी, उन्होंने कहा आपको रिकॉर्ड करना है, करिए। तो मैंने एक सवाल उनको पूछा था कि आप मुझे बताइए, कल आपकी इंडिया अलायंस मीटिंग है, क्या आप उस मीटिंग में इस बात पर सोचेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे आपके प्रधानमंत्री के दावेदार बन सकते हैं या चेहरा बन सकते हैं? आपको नहीं लगता कि आपको चेहरे की जरूरत है? तो ये आपने उनको प्रपोजल दिया? ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने उनको पूछा, उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग प्रपोजल दिया आपने? मैंने प्रपोजल, मैंने सवाल पूछा है Okay. कि आप इस तरह के बारे में सोच रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा व्हाट इज हरी, जल्दबाजी क्या है, जो भी होगा चुनाव के बाद होगा, ऐसे नेतृत्व का पर हम कोई विचार नहीं कर रहे, ये सब चुनाव के बाद होगा, चुनाव जीतेंगे तो कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। तो मैंने कहा वेरी गुड मैडम। अगले दिन करीब 5:30 बजे मुझे फोन आता है ममता बनर्जी के किसी करीबी का, यू कैन पुट ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। मैंने कहा क्या? ममता बनर्जी प्रपोजेस मल्लिकार्जुन खड़गे सेकेंडेड बाय अरविंद केजरीवाल। तो मैंने सोचा 24 घंटों में क्या हो गया? मैंने डायरेक्ट सवाल उनको पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा ये सवाल ही नहीं उठता, ये सब चुनाव के बाद। अब आप कह रही हैं कि ममता बनर्जी ने प्रपोजल किया। क्या हुआ कि हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ममता बनर्जी को अरविंद केजरीवाल मिलने आए और उन दोनों में यह बातचीत हुई कि क्या होना चाहिए, और अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी दोनों को लगा कि कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल ने आपको क्या बताया? नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैंने भी ममता बनर्जी को यह कहा कि मैडम आपने सोचना चाहिए कि खड़गे जी जैसे व्यक्ति को अगर हम बनाए तो ये जो सवाल उठ रहा है बार बार बीजेपी से, मोदी बनाम कौन, मोदी वर्सेस हु, कम से कम वो सवाल तो खत्म होगा अगर हम किसी को प्रपोज करें। तो ममता जी ने कहा किसको करें? तो तब कई नामों में उनको लगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर करें तो दलित वोट, आदिवासी वोट और मुस्लिम वोट एक साथ आ सकता है। यू सेड कई नाम, और कौन से नाम थे कंसिडरेशन में? देखिए मैं नहीं जानता और कौन से नामों पर बातचीत हुई, लेकिन नीतीश कुमार का नाम उसके पहले चल रहा था, कम से कम कन्वीनर के हैसियत से। वो तो जेडीयू और आरजेडी चला रही हाँ, कि जेडीयू आरजेडी चला रहे थे कि उनको कन्वीनर बनाए, लेकिन यह था प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री का जब नाम उठा तो उनको लगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, शायद मेरा सवाल उनके दिमाग में भी घूम रहा होगा, लेकिन उन्होंने और अरविंद केजरीवाल ने जो हमें बताया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर आए, क्योंकि एक रिपोर्ट बनाया गया है जिसमें यह दिखाया गया है कि 58 सीट ऐसे हैं जो कांग्रेस 58 जो पिछली बार विपक्ष हारी है, जहां दलित वोट क्रूशल है, और उनको लगता है कम से कम इन 58 सीटों में हमारे पास एक स्टोरी लाइन बन सकती है। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रमोट करेंगे, अगर मल्लिकार्जुन दलित वोट बैंक ऐसे वोट करेगा कि एक दलित को पीएम बनाना, ये नैरेटिव है, ये उनका नैरेटिव है। लेकिन उसके साथ एक और नैरेटिव है आप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल इस समय राहुल गांधी एज प्राइम मिनिस्टर, ये बात उनको पचती नहीं है। उनको लगता है, ममता बनर्जी तो पहले से कह रही है कि राहुल गांधी ने जो लेफ्ट के साथ अलायंस करवाया था बंगाल में उनके खिलाफ 2016 और 21 में, उसमें राहुल गांधी और सीताराम येचुरी एक साथ आ गए थे। ममता बनर्जी को अभी भी लगता है कि राहुल गांधी जो है सीताराम येचुरी की ज्यादा सुनते हैं, बाकी उनके पार्टी के लोगों की कम। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल लगातार, सही बात है क्या, किसकी सुनते हैं? देखिए ये आप जाने किसकी सुनते हैं, लेकिन पिछले आप लोग कवर करते हैं। नहीं, मैं नहीं जानता कि किसकी सुनते हैं, ये तो आपको पूछना पड़ेगा उनसे। लेकिन मुझे लगा अभी भी अलंकार सवाई और उनके साथियों की सुनते हैं। हो सकता है ये किसी की नहीं सुनते, किसी के नहीं सुनते। अगर किसी किसी के नहीं एक का भी सुनते। सुनता ना तो कंसिस्टेंसी होता ना, क्योंकि इसके साथ राहुल और गांधी के नैरेटिव में आप अगर कोई चीज मिसिंग है, वो कंसिस्टेंसी मिसिंग है। तो फ्रॉम दिस टू द अदर,
तो इसलिए इससे पता चलता है किसी के नहीं सुनते हैं, जिस समय जो मन में अच्छा लगा वही करते हैं। हो जैसे अभी सकता है विधानसभा चुनाव में जो रणनीति चल रही थी तो किसकी सुन रहे थे वो तो रणनीति में थे ही नहीं। विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में तो लोकल लीडरशिप नहीं किया जो कुछ भी रेवंत करना रेड्डी था। took the lead। हाँ, तो वो रैली करने गए हैं। मध्य प्रदेश में तो किसी का कुछ नहीं चल रहा था, उसी तरह राजस्थान में, उसी तरह छत्तीसगढ़ में। तो ये तीनों जब इलेक्शंस हो रहे थे उस समय तो राहुल गांधी फ्री ही थे लगभग, मतलब रैली में जाने के अलावा। लेकिन जो सुनने की बात आ गई वो किसी का नहीं सुनते। जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, देखा है, ये कोई नहीं बोल सकता कि मैं राहुल गांधी का सलाहकार हूं। बाहर आके कोई भी बोल रिएक्शन जब ममता बनर्जी ने इस मीटिंग में जिक्र किया कि हम चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम बने। नहीं, मैं इससे जोड़ लेता हूं। एक तो ममता बनर्जी को लगता है कि राहुल गांधी लेफ्ट के साथ एक तरह से उनका समझौता है। दूसरी तरफ केजरीवाल जी उन लोगों का तात्पर्य लेफ्ट पार्टियां हैं या इंटेलिजेंसिया के दोनों के लोग हैं जो उनके सलाहकार हैं। नहीं, लेफ्ट पार्टी, लेफ्ट इंटेलिजेंसिया। देखिए ममता बनर्जी इंटेलिजेंसिया नहीं, पर ममता सबसे पहले तो सीताराम येचुरी है और सेकंड, जितने भी एनजीओ टाइप लोग हैं, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। अरे भाई साहब, जनता को तो बता दीजिए कम से कम। नहीं, ये गलत होगा, नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन जितने भी आप ट्विटर में देखेंगे जो भी लेफ्ट लीनिंग बातें करते हैं, उनको पसंद करते हैं। पसंद इसलिए नहीं कि कोई पर्सनल पसंद है, लगता है कि ये नैरेटिव चल सकता है। और आप देखो, ये भी सच है ना, इतने सालों तक जो इंडिया में लेफ्ट नैरेटिव फॉर्म हुआ है और एस्टेब्लिश होकर रखा हुआ है, इंटेलेक्चुअल डोमेन में हो, एकेडमिक डोमेन में हो, इनको कांग्रेस पार्टी ने ही तो सपोर्ट करके रखा है। जो भी वजह हो, इनका पर्पस जो भी हो, लेकिन वजह तो वो 69 ऑनवर्ड्स दिखी रही है ना, आपको सबको पता है। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार बचाने से लेके ये तो एक डीएनए में मिला हुआ चीज है कि लेफ्ट लीनिंग जो भी, और अब तो और जरूरत पड़ गया है, क्योंकि अगर बीजेपी को काउंटर करना है तो ऑपोजिट नैरेटिव क्या है, यही है बचा हुआ। कांग्रेस अभी तक प्रॉब्लम तो यही हो रहा है कि किसी भी वोटर के पास आप जाओ और बात करोगे तो वो ये नहीं बता पाते मैं कांग्रेस को किस लिए वोट करूं, मतलब कांग्रेस मुझे क्या ऐसा अलग देगा। तो ये जो कंफ्यूजन है कांग्रेस में कि बीजेपी के जो हिंदुत्व और नेशनलिज्म की नैरेटिव है, इनके खिलाफ कांग्रेस के पास अभी भी कोई ऐसा नैरेटिव नहीं है जो सॉलिड और कॉन्क्रीट नैरेटिव की दुकान और भारत जोड़ो वाला नैरेटिव है, इसको ग्राउंड नहीं मिला। ये ग्राउंड मिलता तो यहाँ पे 3 स्टेट में नतीजा सामने आता ना। मोहब्बत, ऐसे शब्द, मोहब्बत की दुकान, ये सब तो हिंदी हार्टलैंड में ही चलना चाहिए था, ये असम और तमिलनाडु में थोड़ी चलेगा, तो वहाँ नहीं चला। तो ये एक समस्या है राहुल गांधी के साथ कि वो जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन मुझे जहाँ तक मानना है वो जिस तरह का पॉलिटिक्स कर रहे हैं और सामने जो एनिमी है, आप मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हो और अगर आपके रणनीति है, अगर आपके रणनीति है कि श्रीलंका को हराने वाला रणनीति है तो नहीं चलेगा। तो वो एक प्रॉब्लम है और कांग्रेस को बहुत जल्दी एक नैरेटिव क्रिएट करना है जो नहीं कर पा रहे। देखिए मेरा सवाल ये था कि राहुल गांधी का रिएक्शन क्या था जब मैं स्टोरी खत्म कर लूं इसी के साथ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को गुस्सा क्या है राहुल गांधी से कि पिछले 3-4 महीनों से अरविंद केजरीवाल लगातार अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं कांग्रेस नेता से, 1-on-1 अपॉइंटमेंट चाहते हैं। किससे? राहुल से? राहुल गांधी से, और उन्हें मिल नहीं रही है। राघव चड्ढा मिलता है मल्लिकार्जुन खड़गे के घर, जब उनके जॉइंट मीटिंग्स हुए राघव चड्ढा होते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को 1-on-1 मीटिंग नहीं मिली है। अब तो ये आर यू टेलिंग मी मिस्टर सरदेसाई कि ये इंडिया गठबंधन के तले एकता दिखाते हुए चुनाव लड़ना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और भाजपा खिलाफ, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को वायनाड के सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से 3 महीने में मांगने पर समय नहीं मिल पा रहा है? ये हकीकत है और इसके नहीं, ये हकीकत है। और उसके साथ साथ आप देखिए ना पिछले 3 महीनों में क्या हुआ है। पिछले 3 महीनों में पंजाब हो या दिल्ली हो, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में टकराव हुआ है। अगर आप एक अलायंस में है तो कम से कम आपके नेता बातचीत करें। तो मुझे लगता है जो आपने पॉइंट कहा ना कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने खड़गे जी को क्यों प्रपोज किया, एक तो है कि उनको लगता है एक दलित फैक्टर हो, डिसरप्टिव हो, एक ऐसा नेता जो अनुभवी हो, आप एक नैरेटिव लेके जा सकते हैं, देश का पहला दलित प्रधानमंत्री बन सकता है। उनकी स्टोरी जो है, उनकी जीवन में जिस तरह से वो कठिनाई से आए वो कामदार है। लेकिन एक और नैरेटिव है कि राहुल गांधी जो है, उनके अलावा अगर हम किसी नेता को करें, जो मोदी जी का मेन फैक्टर है नामदार वर्सेस कामदार, वो कमजोर होगा और कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा
कि राहुल गांधी के अलावा कौन है, और राहुल की दावेदारी भी कमजोर हो जाएगी। सॉरी, और राहुल की दावेदारी भी कमजोर हो जाएगी। नहीं, और दावेदारी कमजोरी नहीं, दावेदारी बंद कर दिया, एक सिग्नल दे दिया कि हमें राहुल गांधी एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसमें मुझे लगता है उनके दलित कैंडिडेचर से भी ज्यादा जरूरी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को ये जो खुराफाती आइडिया है, अब तो पता चल गया ये आपने ही दिया था, लेकिन ये आइडिया इफेक्टिव है। अरे बाप रे, मैं ट्रोल हो जाऊं, मैंने कोई आइडिया नहीं दिया। आप सबसे ट्रोल होने के लिए आपने बोल दिया कि आप 24 घंटे पहले तक उनके पास नहीं था, अब दे दिया आपने, आगे जाके पेश कर दिया क्वेश्चन। कौशिक, मैंने सवाल पूछा, लेकिन कोई आइडिया हो गई। लेकिन अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आपने अरविंद के कहने पे पूछा ममता से? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो आप बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है सर। मैंने कॉलम में लिखा है, ये कई महीनों पहले लिखा है कि अगर कांग्रेस को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, उनमें एक आइडिया हो सकती है मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम। ये मेरे आर्टिकल में, ये मजाक है, मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन सीरियसली मत लीजिए। अभी क्या होगा, लेकिन ये होने वाला है। लेकिन ये है, आप तो खुश रहते हैं हमेशा। ये है, आपको तब चिंता नहीं होती जब आप अपनी बेसुरी आवाज में किशोर कुमार को गाते हैं, तब तो आप बहुत खुश रहते हैं। इस आइडिया के पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे की क्वालिटीज नहीं है, इसके पीछे राहुल गांधी की कैंडिडेचर हटा देना है। दूसरा ये है कि ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, अरविंद केजरीवाल, इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो कांग्रेस के साथ मिलके ये इंडिया गठबंधन हुआ है, इससे इलेक्ट्रल बेनिफिट बहुत ज्यादा ना मिलने वाला है। तो उन्होंने एक तरह से तैयार भी किया है कि अगर कुछ मिलना भी है तो अगर राहुल को हटा देंगे तो शायद आगे बढ़े। और एक बात ध्यान रखिए, इंडिया ब्लॉक बना ही है मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रेसिडेंट होने के बाद। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के साथ कम्युनिकेशन करना टॉप लेवल में नामुमकिन था। सोनिया गांधी के पास जाए तो बोलते हैं राहुल विल टेक ए कॉल, राहुल बोलेंगे कि सीपी विल टेक ए कॉल, तो कुछ नहीं होता था। तो लेकिन खड़गे का इन सब में क्या रोल रहता है? वही, राहुल अगर कॉल नहीं लेगा तो कोई कुछ नहीं कर पाता। लेकिन खड़गे के वजह से एटलीस्ट एक ऐसा आदमी है जिनके पास जा सकते हैं, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, कोई भी फोन करके ये बता सकते हैं कि ऐसा करना है, नहीं करना। आप आदेश के साथ जाने के पहले एक बात मैं कहूं, क्लैरिफाई कर दूं। मुझे जो जानकारी है उसमें राहुल गांधी खुद नहीं बनना चाहते प्रधानमंत्री, बिल्कुल नहीं बनना चाहते। वो बात तो है, उनके मन में ये है, वो उन्होंने उनके कुछ सहयोगी को कहा है कि 2024 जीते ना जीते इससे आप हमें कुछ लेना, हमारी लड़ाई आरएसएस बीजेपी से लंबी लड़ाई है। आई विल ओनली उसके एक और उस लंबी लड़ाई में हम लोकसभा चुनाव हारते रहे। अगर 2029 में भी आई विल ओनली बी 59, 2034 में चुनाव होगा, मैं 64 साल का रहूंगा। दिस इज अ लॉन्ग टर्म फाइट। मुझे कोई अर्जेंटली नहीं चाहिए कि मैं कल प्रधानमंत्री बनूं। तो मुझे लगता है जब ये ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने ये गूगली डाल दी, राहुल गांधी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है जो चमचे हैं या उनके जो चमचे, इसमें मैं उनके चमचे हैं बॉस। ये जब आप कहते हो ना, मैं किसी इंडिविजुअल का नहीं, जो उनकी जो साइकोफेंटिक कल्चर है वो कहेंगे नहीं राहुल जी आपको ही बनना है, राहुल कहेंगे। कौन कहेंगे? लेकिन जब भी कांग्रेस को प्रधानमंत्री बनाने का मौका भी मिलेगा, मुझे नहीं लगता राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री बनना चाहेगा। वो तब भी एक मनमोहन सिंह ही ढूंढेगा। नटवर सिंह मेमोयर्स वेयर ही स्पेसिफिकली मेंशन्ड अबाउट दीज थिंग्स। और भी कई मेमोयर हैं, अभी मुखर्जी साहब की किताबें आई, उसमें भी बड़ा जिक्र आया। वो एक लंबी कहानी हो जाएगी कि 2004 में आखिर हुआ क्या 24 घंटे में। आदेश रावल धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं। आदेश जी, राजदीप जी ने तो बता दिया कि आइडिया उनका था, अमल में केजरीवाल और ममता बनर्जी लाए। आप बताइए कि जब ये आइडिया प्रस्तुत किया गया उसके बाद उस इंडिया ब्लॉक गठबंधन में मौजूद नेताओं की प्रतिक्रिया क्या थी? आदेश रावल। मुझे आवाज सुनाई दे रही थी, मेरे कुछ साथी बोल रहे थे कि राहुल गांधी के कैंडिडेचर को गिराने के लिए ऐसा किया गया है, क्योंकि ममता बनर्जी को और केजरीवाल को ये पसंद नहीं है कि राहुल गांधी कहीं पीएम कैंडिडेट ना बन जाए। जी। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी इस रेस से बहुत पहले बाहर हो चुके हैं, ना वो पीएम की रेस में ना वो कांग्रेस प्रेसिडेंट की रेस में। उनको इस बात से अच्छी भली परिचित है, इस बात से वो कि 2019 का जो रिजल्ट आया था, उनको इस बात का पता है कि अभी गांधी परिवार के नाम पे देश की जनता वोट नहीं देना चाहती या नहीं दे रही है। इसीलिए उनका ये स्टेप था कि जो 3 पन्ने की चिट्ठी आई जिसमें उनका इस्तीफा था, उसमें लिखा हुआ था कि गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति को आप अध्यक्ष बनाइए। और इसीलिए 3 साल लगे मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाने में, और अभी तक भी आप देखिए संघर्ष चल रहा है। मैं इसको देखता हूं दूसरे नजरिए से। दरअसल राहुल गांधी का एक कमिटमेंट था नीतीश कुमार को सिर्फ कन्वीनर का, कि वो इस गठबंधन के कन्वीनर बनेंगे, और तय ये हुआ था कि दिल्ली में एक रैली होगी और वहां इस बात की घोषणा की जाएगी।
इसीलिए नीतीश कुमार ने इन सब दलों के पास जाके इन सबको इकट्ठा करने की कोशिश की और किया भी, क्योंकि वो जानते थे कि कांग्रेस पार्टी ये काम नहीं कर सकती, ना ही उनसे होगा और ना ही कोई डायरेक्टली उनके छतरी के नीचे आना चाहेगा। तो ये काम नीतीश कुमार को दिया गया। अब जब ये सब इकट्ठे हो गए, ये जो कहा कि खड़गे जी को पीएम होना चाहिए, दरअसल ममता बनर्जी और केजरीवाल इन दोनों की ये स्ट्रैटेजी थी। इसमें और किसी भी दल को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि उन्हें सबसे पहले तो ये साबित करना था कि हम ये चाहते हैं कि एक दलित के बेटे को हम पीएम बनाए, नंबर 1। नंबर 2, नीतीश कुमार का जो एक अनकहा समझौता राहुल गांधी के साथ है, उसमें भी एक डिफरेंस क्रिएट करने थे। तो अगर वो सही मायने में चाहते थे तो उनको बाकी दलों से बातचीत करनी चाहिए थी। जब उन्होंने ये प्रपोज किया तो उस मीटिंग में सब लोगों को सरप्राइज हुआ कि इन्होंने क्या कर दिया। तो इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था ना। तो कांग्रेस इस बात के लिए राजी है अंदर से कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस, आप देखिए, उसके बाद खड़गे जी ने एक बात कही कि ठीक है, मैं आपका सम्मान करता हूं, आपकी बातों का। हालांकि उन्होंने नकारा नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पहले सीट लेके आएंगे, पहले जीतेंगे, फिर इसका फैसला करेंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की लाइन ही ये है कि पहले आप जीतिए, आप सीट लेके आइए, उसके बाद हम पीएम का फैसला करेंगे। हाँ, इसमें यह बात सही है कि ममता बनर्जी और डीएमके ये दोनों इस बात पे राजी नहीं थे कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जाए, और इसीलिए खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार नाराज हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस ने एक बैकटॉक शुरू किया है नीतीश कुमार के साथ, जिससे किसी प्रकार की नाराजगी की बात ना जाए। और आज जब एक प्रोटेस्ट था विपक्षी पार्टियों का, तो राहुल गांधी जब प्रोटेस्ट के बाद निकले तो वो पवार साहब की गाड़ी में बैठ के गए उनके साथ में सुप्रिया सुले भी थी। तो राहुल गांधी हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिससे इन सबको इंटैक्ट रख सकें। लेकिन मैं इस बात से सहमत कतई नहीं हूं कि राहुल गांधी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को गिराने के लिए ऐसा किया गया। दरअसल मुझे लगता है कि इस अलायंस के अंदर डिस्टर्बेंस करने के लिए ऐसा किया गया। हाँ, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बाद में हो सकता है कि ये दोनों पार्टनर, दरअसल पता क्या है, इस इंडिया अलायंस के बीच में ना एक छोटा अलायंस भी है, उसमें 4 लोग शामिल हैं, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और शरद पवार। आप देखिए, अखिलेश की मजबूरी ये है कि उनको ये अच्छे से पता है कि अगर वो यहाँ पे नहीं रहेंगे तो उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा। अब बंगाल में देखिए, लेफ्ट के जो सबसे बड़े आदमी सीताराम येचुरी, वो सबसे क्लोज है राहुल गांधी के। ऐसा कहा जाता है इस सर्कल में कि उनकी एडवाइस वो काफी सुनते हैं राहुल गांधी, आजकल के काफी टाइम से सुन रहे हैं। अब लेफ्ट और जो लोकल बॉडी है वेस्ट बंगाल की, अधीर रंजन चौधरी हैं और बाकी लोग हैं, वो ममता के खिलाफ है, लेकिन यहाँ दिल्ली वाले ममता को साथ रखे हुए हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस है, लेकिन यहाँ वो साथ रखे हुए हैं। दिल्ली में नहीं चाहते कि उनके साथ अलायंस हो, तब भी उनको साथ रखा हुआ है। सेम हरियाणा में है, हरियाणा की जो कांग्रेस है वो भी इसका विरोध कर रही है। तो कुछ सोच समझ के ही ऐसा हो रहा है कि जो कांग्रेस नेतृत्व है, खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, अब मुझे लगता है कि ये 2 ही फेस हैं कांग्रेस पार्टी के जो मिलके पार्टी को चला रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा खड़गे जी की गाड़ी में पिछली सीट पे बैठते हैं, आगे वाली सीट पे खुद खड़गे जी होते हैं, और वो इस बात का उन्होंने तर्क भी दे रखा है कि नहीं, अगर आप और मैं साथ बैठेंगे तो मीडिया हमें वैसे ही ऑब्जर्व करेगी, वैसे ही हमारे ऊपर कहानियां छपेंगी, इसलिए मैं आपके पीछे ही हमेशा बैठना चाहता हूँ। तो ये जो तर्क था, इससे मैं सहमत नहीं हूं। अलायंस के पार्टनर और खासकर कांग्रेस के जो लोग हैं, वो इस बात से हैरान हुए जब ममता बनर्जी और केजरीवाल जी ने उनका नाम प्रस्तावित किया। ऐसा अगर करना था तो सबसे चर्चा करके करना चाहिए था, ऐसा कांग्रेस के लोगों का मानना है। इसमें एक बात और जोड़ दूं, ममता बनर्जी की और एक मीटिंग हुई थी उद्धव ठाकरे के साथ। जो ग्रुप अभी आदेश बात कर रहे थे वो सही है, लेकिन उस ग्रुप में है ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और कुछ हद तक मुझे लगता है उद्धव ठाकरे। शरद पवार नहीं है इसमें। शरद पवार पूरी तरह से उन्होंने अपनी एक तरह से राजनीति अब कांग्रेस के साथ जोड़ दी है इस समय। उद्धव ठाकरे के साथ भी मीटिंग हुई इन केजरीवाल जी और ममता बनर्जी की, और तब आप देखेंगे सामना ने एडिटोरियल लिखा था इंडिया अलायंस के मीटिंग के दिन पे कि कन्वीनर होना ही चाहिए। ये सामना का एडिटोरियल था। तो कहीं ना कहीं इस अलायंस के कुछ जो पार्ट्स हैं उनको लगता है नेतृत्व होना चाहिए और कांग्रेस को वो नेतृत्व करना चाहिए। देखिए, ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने नीतीश कुमार का नाम आगे नहीं रखा, और आदेश की बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने नीतीश कुमार से इस बात की सलाह भी नहीं ली कि हम ये प्रस्ताव करेंगे कि खड़गे जी का नाम ले। लेकिन ये सब जान गए हैं कि अगर ये अलायंस आगे बढ़ना है तो कांग्रेस को लड़ना पड़ेगा।
तो खरगे जी का नाम आगे करके ये बात भी ये अलायंस कह रहे हैं कि चलिए आप थोड़ा तेजी से आगे चलिए। 3 महीनों से इनकी क्या दिक्कत है? इनका कहना है 3 महीनों से कांग्रेस इस अलायंस के लिए कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस का एकमेव लक्ष्य था कि स्टेट असेंबली इलेक्शन में हम जीत जाएंगे, फिर आपसे बात करेंगे। अब आप हार गए हैं, अब आप क्या करेंगे? अब उनका कहना है कि टाइम बहुत समय कम है, अब आप थोड़ा कुछ आगे तो बढ़िए। ये कब तक ब्यूरोक्रेसी में आप रहेंगे कि हर चीज हम पूछेंगे किसी को, हाई कमांड डिसाइड करेगा? ये नहीं चलेगा। बाय थ्रोइंग खरगेज नेम, वो एक तरह से कांग्रेस को कह रहे हैं चलिए आप गाड़ी चलाइए, फ्रंट सीट ड्राइविंग करिए, हम आपके साथ है, ताकि बाद में ये ना हो कि ये पूरा अलायंस जो टूट गया ये सब सहयोगी दलों की वजह से, कांग्रेस की वजह से नहीं। तो वो कांग्रेस के पल्ले में एक तरह से बॉल डाल रहे हैं कि अब आप कांग्रेस तय करिए अगले 15 दिन में क्या करना है। इसके साथ साथ ममता जी ने यह भी कहा, मैंने सुना है, कि 31 दिसंबर तक आप अलायंस तैयार करिए। ये उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि कब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे, सीट शेयरिंग भी नहीं हुई है। तो ये मुझे लगता है अलायंस में हां टेंशन जरूर है, कुछ इट इज नॉट अ स्मूथ सेलिंग। लेकिन अगर आपको नरेंद्र मोदी जी की मशीन, बीजेपी मशीन को टक्कर देना है तो आपको थोड़ा थर्ड गियर में चलना पड़ेगा, फर्स्ट गियर में नहीं चलेगा। ये अलायंस अब तक फर्स्ट गियर में चल रहा है, इसे थर्ड, कम से फोर्थ गियर छोड़िए, थर्ड गियर में तो चलना चाहिए। अभी तक सीट शेयरिंग कैसे होगी? ममता हैज सेड आई विल ओनली गिव 2 सीट्स इन बंगाल, और ये लोग नहीं, हमको 6 से 8 चाहिए। They do not have the capacity to fight 8 seats is what she is claiming. The word is capacity. They do not have the capacity to fight. On the other hand, in Maharashtra, the alliance is almost done. They are all ready. NCP, कांग्रेस, शिवसेना में कोई डिफिकल्टी नहीं है। सीटें तय हो गई हैं इनकी चैलेंज, हाँ बिल्कुल तय हो जाएगी। There is no problem, I am told. क्योंकि वहां शरद पवार बैठे हैं। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, they know which are the areas of strength. वो कर देंगे। प्रॉब्लम है बंगाल में, क्योंकि लेफ्ट को ममता नहीं चाहती इस अलायंस में, और लेफ्ट भी नहीं चाहती ममता बनर्जी के साथ जाए। दूसरा स्टेट जहां प्रॉब्लम होगा वो है दिल्ली, पंजाब। इसके अलावा एंड टू सम एक्सटेंट आपका होम स्टेट, अखिलेश यादव का स्टेट, जहां पे अखिलेश यादव कितने सीटें चाहते हैं? बहुत क्लियर, अखिलेश यादव ने बहुत क्लियरली ये पूछा है कि बैकडोर से कांग्रेस बसपा से बातचीत कर रही है, रालोद को भी साथ लेने की कोशिश कर रही है, इसमें क्या सच्चाई है? और जहां तक सीटों की बात है, अखिलेश यादव का कहना है कि हालिया विधानसभा चुनाव या उसके पहले के लोकसभा चुनाव की परफॉर्मेंस के आधार पर सीटें बांट ली जाएं। तो हम सब जानते हैं कि हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 2 सीटें, राइट। और उसके पहले के लोकसभा चुनाव में कितनी सीट मिली? 1 सीट रायबरेली की। दूसरे नंबर पर वो कितनी सीटों पर है उसको भी जोड़ लें तो दहाई का आंकड़ा मुश्किल है। तो अखिलेश यादव के लोगों का तो स्टैंड बहुत क्लियर है इसमें। वहां ममता बनर्जी ने और एक गूगली डाल दिया उस दिन, कहा कि नरेंद्र मोदी जी के सामने आपको एक टफ कैंडिडेट रखना चाहिए वाराणसी से। तो उनको पूछा गया कौन, हु डू यू थिंक? प्रियंका, तो उसे प्रियंका गांधी वाड्रा, व्हाई डजंट शी कॉन्टेस्ट? हाँ, फिर क्या कहा इसमें प्रियंका गांधी के लोगों ने? प्रियंका गांधी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन was she in the meeting? No, I don't think she was in the meeting. कांग्रेस की तरफ से कौन कौन था? मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नहीं केसी वेणुगोपाल। अच्छा, केसी वेणुगोपाल इज अनदर पावर बिकॉज़ ही हैज टू, ये जो सीट शेयरिंग वगैरह उन्हीं को एक वो कमेटी भी तो बनाई जिसमें अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, सब लोग। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल उस दिन इंडिया अलायंस के मीटिंग में नहीं थे। उस मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, दीज वर द 4। जयराम रमेश थे, जयराम रमेश मीडिया इंचार्ज हैं, तो वो थे। और तो प्रियंका गांधी लड़ेंगी बनारस से या रायबरेली से लड़ेंगी? ये तो प्रियंका गांधी बता पाएगी। आप लोगों के पास क्या जानकारी है? कोई जानकारी आदेश नहीं। ये फ्लोट होते गांधी फैमिली के बारे में जो इन्फॉर्मेशन फ्लोट होते हैं वो लास्ट मोमेंट तक कंफर्म नहीं होते। आदेश से फैमिली के मूड पे होता चल रही थी कि सोनिया गांधी कर्नाटक से राज्यसभा में आ सकती हूँ, रायबरेली से प्रियंका जी। मैं बताता हूँ उसके बारे में, बताइए। आप जो सवाल पूछ रहे थे ना अभी, दरअसल 3 शनिवार को आजकल क्या चल रहा है, कांग्रेस में एक नया कंसेप्ट आया है कि हर राज्य की मीटिंग ले रहे हैं लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेके। तो उस राज्य के प्रोमिनेंट नेताओं को दिल्ली बुलाया जाता है और उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी बैठते हैं। तो शनिवार को यूपी को लेके बैठक हुई थी। आपने कहा ना कि बसपा से बात चल रही है, अखिलेश क्या करेंगे, ये तमाम बातें उस बैठक में चर्चा हुई। तो उसमें हुआ ये कि
जब सबने ये कहा कि समाजवादी पार्टी से बेहतर है कि हमें ज्यादा फायदा कि हम मायावती जी के साथ जाएं, लेकिन बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि आप सबको पता है कि हमारे जो इंडिया के पार्टनर है वो तो अखिलेश यादव हैं, तो वो तो हमसे बात ही नहीं कर रही हैं। तो एक नेता थे प्रमोद तिवारी, उन्होंने कहा कि तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ समझौता करने के फायदे गिनाने शुरू कर दिए। तो उन्होंने इतने फायदे गिना दिए समाजवादी पार्टी के, तो प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रमोद जी आप प्रतापगढ़ से क्यों नहीं लड़ लेते, आपको लोकसभा लड़ना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए दीदी कि इतनी सीटें अब राजस्थान में हमारे पास नहीं है कि मैं दोबारा राज्यसभा आ जाऊंगा, यानी उन्होंने कुल मिला के मना कर दिया। तो ज्यादातर नेता कांग्रेस पार्टी के भी उत्तर प्रदेश के ये चाहते हैं कि समझौता बसपा से हो, मायावती से हो। और जैसे अभी ममता बनर्जी ने नाम प्रपोज किया प्रियंका गांधी का कि उनको लोकसभा लड़ना चाहिए मोदी जी के सामने बनारस से, तो इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अभी तक ऑफिशियल या अनऑफिशियल कोई रिएक्शन नहीं दिया। उनका ये कहना है कि ये हमारा प्रेरोगेटिव है ही नहीं, इस बात का फैसला खुद फैमिली करेगी। कि अब देखिए गांधी परिवार से दो लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में, एक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी। अब प्रियंका गांधी अभी तक पॉलिटिक्स में तो है, मैं उस पे आ रहा हूँ, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ सौरभ जी, मैं इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। अब प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स में तो है, लेकिन उनको अभी तक कोई मौका नहीं मिला है लोकसभा का या राज्यसभा का। अब इनको ये तय करना है, जो कि शायद इस चुनाव में हो जाएगा, कि क्या सोनिया गांधी रिटायरमेंट लेंगी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी उनकी जगह पे, या फिर एज इट इज रखा जाएगा, क्योंकि इनके लिए एक एक सीट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में सोनिया गांधी का ही वो वैसा कद है कि वो वहां पे बसपा या अखिलेश या कांग्रेस खुद मिलके ही कैंडिडेट दे, यानी अगर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा तो वो सिर्फ एक सीट दोबारा निकलने की संभावना है, अन्यथा वो भी नहीं होगी। तो ये इस बात को लेके कोई भी बोलने को राजी नहीं है कि गांधी परिवार की तरफ से कितने लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे, तीनों लड़ेंगे, दो लड़ेंगे या एक लड़ेगा। वाराणसी से नहीं लड़ेगी, ये तय है। ये मोदी के सामने नहीं, पहला मैंने ये नहीं कहा कि वो वहां से लड़ेंगी। ममता बनर्जी का प्रपोजल था, उस प्रपोजल के बाद बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था उस मीटिंग में, कोई बोला ही नहीं कि आपने एक ऐसा प्रपोजल दिया। आपने एक तरफ आपने प्रस्ताव रखा है कि खड़गे जी हमारे पीएम कैंडिडेट हो, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि प्रियंका गांधी लड़े वहां पे। तो क्या कांग्रेस पार्टी को निपटाने का ठेका ले लिया है? कांग्रेस के नेता इस पे चर्चा कर रहे थे कि आप सारे प्रपोजल हमारे लिए लेके आई हैं, कुछ अपनी बात भी कर लीजिए। नहीं, लेकिन आदेश अच्छा, इसके पीछे एक स्टोरी है। देखिए ऐसा है, और ये एक गणित है। अगर इस इंडिया अलायंस को कोई चैलेंज देना है नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी को, तो उनको उत्तर और पश्चिम भारत में कुछ करना पड़ेगा। केवल दक्षिण भारत में अपनी राजनीति या पूर्व भारत में राजनीति करके नहीं चलेगा। इस अलायंस ममता बनर्जी, केजरीवाल जी और अलग नेताओं को ऐसा लगता है कि कांग्रेस जब तक उभरकर 50-51 सीट से 100-120 तक नहीं आती तब तक कुछ नहीं हो सकता। ऐसी 264 सीटें हैं उत्तर भारत में, आप बिहार को छोड़ दीजिए। ये 100 सीटों में कांग्रेस कहां सीटें बढ़ा के जाएगी? यही तो सवाल है। कर्नाटक में वो आ गए सरकार में, सर हिमाचल में आ गए सर, लेकिन यह है 264 सीटों में सौरभ 2014 और 19 दोनों में बीजेपी को 220 से ज्यादा मिली। क्लीन स्वीप हुआ है ज्यादातर उत्तर और पश्चिम भारत में, उसे कहता हूं नॉर्थ वेस्ट मॉनसून हुआ था। अब कुछ नेताओं का कहना है कि कांग्रेस तय करे कि कैसे आप लड़ेंगे। उसमें एक सजेशन है कि प्रियंका गांधी लड़े ताकि थोड़ा उत्साह बढ़ जाए उत्तर प्रदेश में, खड़गे जी को भी लड़े, कर्नाटका से नहीं लड़े कहीं उत्तर भारत से, ताकि या 2 सीटों से लड़े, जैसे काशीराम इटावा से लड़े थे वैसे जाके इटावा से लड़े। ये भी बात चल रही है। उनका कहना है कि जब तक आप उत्तर भारत में ये नहीं दिखाएंगे कि आप पूरी तरह से फ्रंट फुट पर है, तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये जब आइडियाज है, आप कह सकते हैं ये गूगली है, लेकिन पॉलिटिकल समझ है इसमें। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी और केजरीवाल ने कोई नाम दे दिया सबको कंफ्यूज करने के लिए। देयर इज अ पॉलिटिकल मेथड। पर क्या प्रॉब्लम क्या है, कांग्रेस डर गई है कि ये जो है कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, हमारे अलायंस को कमजोर करना चाहते हैं। मुझे उसमें पॉलिटिकल कैलकुलेशन वो वाला नहीं दिखता है कि मोदी को चैलेंज करना है या नॉर्थ इंडिया से चैलेंज तो नहीं करना, नॉर्थ या वेस्ट से वो जो नैरेटिव क्रिएट करना है कि बड़े लीडर को सामने रखो। मुझे नहीं लगता ममता बनर्जी और केजरीवाल दोनों ये समझते हैं कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी बहुत बड़ा लीडर है कि वो नैरेटिव क्रिएट करे। ये एक तरीका है कि जो मोदी सुनामी है या जो भी कहे आप, उनके इलेक्शन मशीनरी है, उन लोगों को लग रहा है कि इसमें हावी होना मुश्किल है, तो एक तरह से बलि का बकरा बनाओ, कांग्रेस को आगे बढ़ाओ इस जंग में।
और इनके फैमिली के नाम डालते जाओ। यानी कांग्रेस और को कांग्रेस 2024 बैकआउट आपका कहना है कौशिक कि इनका प्लान है कि 2024 में कांग्रेस को खत्म कर देते हैं और फिर 2029 कांग्रेस में बैकआउट हो अच्छा, जाएंगे, मुझे ये कांग्रेस से बताइए। फैमिली हट जी। जाएंगे, तो इन लोगों के लिए आसान हो दो जाएगा। एक और विपक्षी रूल्ड स्टेट है बिहार, जहां के बड़े नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। आदेश रावल क्यों नहीं आए? हुआ वो तो उसमें ही बताया गया कि सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, और जिन लोगों को बताया गया था कि ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो लालू जी और नीतीश जी उसमें चले गए पहले। तो उस बात को वैसे प्रोजेक्ट किया गया कि नहीं, ये दोनों जो है वो नाराज क्यों होते चले गए? हैं। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बैठे हुए थे। हेलो, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बैठे हुए थे, इस बार क्यों चले गए? इस बार ऐसा मैंने जब पूछा, मुझे बताया गया था कि ये लोग खुद तय करते हैं कि इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करेगा और कौन बैठेगा। जाहिर तौर पर इस बात को लेके भी थोड़ा सा सरप्राइज हुआ होगा या दुख हुआ होगा नीतीश कुमार को, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने उनका नाम पीछे छोड़ते हुए और खड़गे जी का नाम प्रपोज किया। तो इस बात से मुझे लगता है कि जरूर एक झटका लगा है नीतीश कुमार के कन्वीनर के उस पद को जो वो चाहते थे बनना, जिसका जिक्र हम पिछले 4-5 महीने से लगातार कर रहे हैं कि भोपाल की रैली में होगा, दिल्ली की रैली में होगा। तो कहीं ना भोपाल की रैली हो पाई ना दिल्ली की रैली हो पाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जाहिर तौर पर इस बात का अंदेशा है कि कुछ नाराजगी जरूर उनकी है, लेकिन किस लेवल की है ये कहना थोड़ा मुश्किल है अभी। और खबरें ये भी हैं कि शायद राहुल गांधी नीतीश कुमार से बात करने वाले हैं और तभी जाके वो चीजें क्लियर हो पाएंगी। अब वो बात अभी तक हुई नहीं है, जैसी वो बात होगी तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि ललन टॉप के दर्शक उस बात को जाने। थैंक यू। ऑन दैट नोट ये सत्र यहां पर समाप्त करते हैं। अगले सत्र में चर्चा होगी संसद पर। संसद का गतिरोध, संसद से निलंबन और संसद में पारित कानून, इन सब पर होगी चर्चा। बातचीत में हमारे साथ जुड़ेंगे दो पत्रकार। द हिंदू से शोभना के नायर, दैट इज द राइट नायर, NAIR, नायर, शोभना के नायर। और इकोनॉमिक टाइम्स से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जतिन टक्कर। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। शोभना जी, कानून जो पारित हुए, जो लॉ बने, उनके डिटेल्स तो हमने ललन टॉप शो में अपने व्यूअर्स को बताए, लेकिन इस पूरे लेजिस्लेशन के पीछे की जो पॉलिटिक्स रही, उसको लेके क्या क्या एफर्ट्स रहे ट्रेजरी बेंच की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से, क्या क्या रिजर्वेशन आए? व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर विद आवर व्यूअर्स? तो जैसा मैं पहले भी आपको बोल रही थी, हम बातचीत जब कर चाय पी रहे थे, काली चाय नींबू के साथ, हाँ, कि इस सेशन शुरू होने से पहले जो मीटिंग हुई थी ऑपोजिशन पार्टीज की, उसमें ये निर्णय उन्होंने लिया था कि वो इस सेशन में, क्योंकि ये लास्ट फुल सेशन है बिफोर इलेक्शन 2024 के इलेक्शन से पहले का, तो इसमें गतिरोध नहीं करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन किसी तरह का नहीं लाएंगे और वो लोग हर डिबेट को अटेंड करेंगे, हर डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे और अगर कभी उनका किसी चीज़ पे कोई ऑपोजिशन है भी तो वो ऑपोजिशन प्रेजेंट करने का उनका तरीका होगा कि वो उस कुछ देर के लिए बॉयकॉट करेंगे, वॉकआउट करेंगे और फिर वापस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाएंगे। तो उनका मन ये बना हुआ था कि हर डिबेट में उनको जो कहना है या उनको जो लोगों तक पहुंचाना है अपना मैसेज, वो पहुंचाएंगे। यहाँ से बात हमारी शुरू होती है। Okay. And all the opposition parties agreed on this strategy? Yes, everybody was on board. Okay. यहाँ तक मतलब हम महुआ मोहित्रा वाले एपिसोड तक नहीं जाएंगे क्योंकि Okay. वो एक्सपेक्टेड था और उनको पता था कि उस पर क्या होने वाला है। जी. हमारी स्टोरी बदलती है दिसंबर 13 से। दिसंबर 13 को जब वो दो युवक विजिटर्स गैलरी से जंप करके लोकसभा चेंबर पे उतरते हैं और अपने जूतों के अंदर से येलो स्मोक बॉम्ब्स निकालते हैं और उससे जो केओस होता है वो केओस कहीं ना कहीं ट्रांसलेट करता है ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी की तरफ भी और वहाँ से उनका स्ट्रैटेजी चेंज हो जाता है। हालांकि उन्होंने ये तय किया था कि वो लोग ऐसा कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेंगे जिससे कि वो फंस जाएं उस पोजीशन में, बट सिक्योरिटी ब्रीच के बाद उन्होंने यही काम किया। शोभना, जब आप ये सब कह रही हैं तय किया उन लोगों ने, कौन लोग हैं ये? हर सुबह 10 बजे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा
कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी के कमरे में ओके इंडिया पार्टीज के फ्लोर लीडर्स, पार्लियामेंट्री फ्लोर लीडर्स इकट्ठा होते हैं और उस दिन की स्ट्रैटेजी का निर्णय उस मीटिंग में लिया जाता है। ओके तो ये जो जितनी भी डिसीशंस की बात मैं कर रही हूँ वो उन मीटिंगों में तय हुआ था और ये आपसी कंसल्टेशन से तय हुआ था कि वो लोग ऐसा कोई स्टेप नहीं लेंगे जिससे कि पार्लियामेंट ऑब्स्ट्रक्ट हो। बट जब सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो उन्होंने ये फिर पोजीशन ले ली कि दो चीज़ें नॉन नेगोशिएबल हैं। एक, होम मिनिस्टर अमित शाह को पार्लियामेंट में आना है और ना केवल अकाउंट देना है कि ये सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ, ये भी बताना है कि आगे ऐसा सिक्योरिटी ब्रीच ना हो उसके लिए वो क्या करेंगे। ओके और दूसरी ये चीज, यूनिवर्सली डिसाइड हुआ था या किसी एक लीडर ने ये पोजीशन ली एंड रेस्ट ऑफ द देम नॉडेड टू इट? नहीं, ये यूनानिमसली सब लोगों ने तय Unanimously किया था कि सब लोग मिलकर हम लोग ये पोजीशन लेंगे। और दूसरा है, कहीं ना कहीं महुआ मोइत्रा वाला इको भी था उसमें कि अगर आपने उनको निकाला, एक्सपेल किया ऑन द बेसिस कि उन्होंने सवाल पूछने के लिए कैश लिया है, तो मैसूर के जो बीजेपी के एमपी हैं, विजय सिम्हा, हाँ प्रताप सिम्हा, सॉरी प्रताप सिम्हा जी को भी एक्सपेल करने की जरूरत है क्योंकि उनके एंडोर्समेंट में ये दो युवक पार्लियामेंट के अंदर आते हैं। अब इस पोजीशन में गवर्नमेंट रिफ्यूज टू कंसीड। सरकार ने बोला कि हम अमित शाह जी स्टेटमेंट नहीं देंगे क्योंकि पार्लियामेंट की प्रथा रही है, पूरी की पूरी जो पार्लियामेंट है वो एक तरह से उसके रक्षक, उसके गार्डियन लोकसभा स्पीकर है और ये जवाबदेही भी लोकसभा स्पीकर की है। और इनफैक्ट पार्लियामेंट के अंदर की सिक्योरिटी भी वो सीधा ही लोकसभा स्पीकर के अंडर आती है। तो इस पोजीशन पे गवर्नमेंट अड़ी रही और ऑपोजिशन अपनी पोजीशन पे अड़ी रही। ओके ओके, थैंक यू। जतिन, अपोजिशन के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, हम लोग देख रहे थे कि एक ऑफ द रिकॉर्ड ये भी चल रहा था, अच्छा इनको सस्पेंड नहीं किया, इनको किया, ये वेल में गए तब भी नहीं किया, ये वेल में नहीं गए, सीट पर बैठे रहे तब भी किया। क्या रहा था? सौरभ भाई, जैसे शोभना ने बताया कि 13 से स्टोरी चेंज हुई। सरकार भी चाहती थी कि अपना कुछ एजेंडा पूरा करें, खास तौर पे उनका जो सीआरपीसी आईपीसी बिल है, इंडियन एविडेंस टेलीकॉम को लेके भी जो टेलीकॉम का बिल आया, फिर इलेक्शन कमीशन वाला बिल था, वो अपना एजेंडा फुलफिल करें। और ऑपोजिशन भी चाहता था कि भाई इलेक्शन पे जाने से पहले एक इंडिया अलायंस अपनी यूनिटी के साथ सरकार को सब इंपॉर्टेंट इश्यूज पे कॉर्नर करते हुए अपना अच्छे से पॉइंट ऑफ व्यू, अपना अच्छे से पक्ष रखकर इस सेशन को करेगा। पर वो सिक्योरिटी ब्रीच के कारण चेंज हुआ। वहां पर ऑपोजिशन को ये सेंस हुआ कि जो नेशनल सिक्योरिटी जिसपे ये सरकार छाती ठोक ठोक के अपना कहती है हमने ये किया, आज इसको उस पे कॉर्नर करने का मौका है। और सरकार उसी दिन से अडिग रही और लोकसभा स्पीकर ने हाउस में भी कहा और चिट्ठी लिख के भी कहा कि लोकसभा की सिक्योरिटी ब्रीच मेरा डोमेन एरिया है, ये मेरे अंडर आता है। सस्पेंशन होने के बाद ये बात ना जाए, लोकसभा स्पीकर ने चिट्ठी लिखकर कहा कि एमपीस की सस्पेंशन और ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ इन दोनों का नहीं लेना देना। पर आप देखेंगे सौरभ भाई, जो पहली सस्पेंशन हुई उसमें कुछ एमपीस का सस्पेंशन हुआ, बट ये पहली बार ऐसा हुआ होगा मुझे जहां इतनी सारी पार्टीज के फ्लोर लीडर सस्पेंड हो गए। मुझे लोकसभा में जो सस्पेंशन सुदीप बंदोपाध्याय की, सुदीप बंदोपाध्याय बोलने में कभी नहीं लाउड होते हैं, एग्रेसिव नहीं होते हैं, कभी लोअर टंग नहीं करते हैं, बड़े सॉफ्ट सिंपल सोबर स्पोकन है। शशि थरूर जिन्हें कभी वेल में नहीं आते, अपनी सीट से उठकर वो खड़े हो जाते हैं गैलरी में, कभी वेल में, कभी प्ले कार्ड नहीं। मनीष तिवारी वो भी अपनी स्पीड से, खास तौर पे शशि थरूर और मनीष तिवारी, ये दोनों लोग आर्गुमेंट से सरकार को कॉर्नर करने में विश्वास रखते हैं, उसमें नहीं। बट क्योंकि अधीर रंजन चौधरी एक दिन पहले सस्पेंड हो चुके थे, कुछ और कांग्रेस के सांसद चाहते थे कि ये सब भी सस्पेंड हो, तो वो सस्पेंशन मांगते मांगते बढ़ती गई। एक दिन की बड़ी, सौरभ भाई बड़ी दिलचस्प बात है, निशिकांत दुबे आप जैसे जानते हैं बड़े एक्टिव एमपी हैं लोकसभा में, एक दिन वो लिस्ट बना रहे थे, लिख रहे थे कि किस 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 को सस्पेंड होना है, और वो लिस्ट प्रहलाद जोशी ने पढ़नी थी। वो लिस्ट की चर्चा वो एक विपक्ष के सांसद से कर रहे थे कि क्या ये सब लोग प्रेजेंट हैं उसमें, क्या ये लोग अटेंडेंस है, क्योंकि उससे एक दिन पहले जब सस्पेंशन की गई थी तो प्रहलाद जोशी ने एक डीएमके के एमपी का नाम ले दिया था जो उस दिन हाउस में प्रेजेंट भी नहीं थे, अटेंडेंस भी मांगनी थी, शायद वो उस दिन दिल्ली में भी नहीं थे। तो ऐसी गलती दोबारा ना हो, तो ये एक और
क्योंकि देखिए सौरभ भाई, इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में सेंट्रल हॉल नहीं है, लोकसभा की अलग कैंटीन है, राज्यसभा की अलग कैंटीन है। पर जब भी आप कैंटीन में जाएंगे तो एक एमपीज का ग्रुप है, एमपीज उसमें विपक्ष, पक्ष और कई पार्टीज के हैं, वो सब इकट्ठे बैठते हैं, खाते पीते हैं। वहां कोई अपने घर से खाना लेकर आता है तो उसको खाना वो वही उनको खाना उन सब के कभी किसी एक के घर से आता है, तो वो बोनोहॉमी वहां रही। पर जब सस्पेंशन हुआ तो उसका भी उन्होंने ऑपोजिशन से क्रॉस चेक कर लिया, जैसे कनी मोई का सस्पेंड होना, दयानिधि मारन का सस्पेंड होना, सुप्रिया सूले का सस्पेंड होना, डिंपल यादव का सस्पेंड होना, ये सब बड़ा स्ट्रेंज है सौरभ भाई। उसी तरह राज्यसभा में भी जो सस्पेंशन हुई, आज आप देखें तो करीब करीब 100 सांसद लोकसभा से सस्पेंड हुए हैं, और कांग्रेस के मैं कुछ दिन पहले तक हिसाब लगा रहा था, 60 से 61 सांसद सस्पेंड हो गए दोनों हाउस से। लोकसभा में सोनिया और राहुल को छोड़कर मुख्य तौर पे सब कांग्रेस की प्रोमिनेंट वॉइसेस, और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे को छोड़कर जयराम रमेश सॉरी, राज्यसभा में 12 ऐसे सांसद हैं कांग्रेस के, मल्लिकार्जुन खड़गे को साथ लेते हुए, जो सस्पेंड नहीं हुए हैं। पी चिदम्बरम भी उनमें से एक है। पी चिदम्बरम, मनमोहन सिंह, क्योंकि मनमोहन सिंह बीमार हैं और आए नहीं, दीपेंद्र हुडा उस लिस्ट में मौजूद हैं जो सस्पेंड नहीं हुए हैं। और ये कहानी जो स्टार्ट होती है जतिन, इनफैक्ट दिसंबर 14 सिक्योरिटी ब्रीच के अगले ही दिन पहला सस्पेंशन होता है राज्यसभा में डेरेक ओब्रायन का। और कहीं ना कहीं सरकार पहले से ही निश्चय कर चुकी थी कि उनको सस्पेंड करना है। तो अगर हम गौर करें राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स का उस दिन का, जो उन्होंने लेख स्पेशल एक लिखते हैं रेजोल्यूशन, वो रेजोल्यूशन प्री प्रिपेयर्ड था, बिकॉज ये हमारे सामने का वाकया है। ऑपोजिशन वेल की तरफ जाती है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये नई पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट फ्रेंडली पार्लियामेंट नहीं है। ये जो वेल है उसका काफी डीप है, जो कॉन्सेप्ट ही एक तरह से बिल्कुल खत्म हो गया। पुरानी पार्लियामेंट में क्या होता था सौरभ भाई, आप वेल में खड़े होते थे तो ऑपोजिशन का ऑफलेट ये रहता था कि जब फ्रेम रूलिंग साइड की तरफ आए तो हमारी प्रोटेस्ट रजिस्टर होने के लिए हमारा प्ले कार्ड दिख सके, चेयर बोल रही हो तो चेयर। अब क्या हुआ है कि आप जो फर्स्ट सीट है, जो भी फर्स्ट सेमी सर्कल बनता है दोनों हाउस में, उससे 2-3 कदम नीचे उतरना है आपको, 1 कदम चलेंगे, फिर 2-3 कदम आपको चढ़ना है, और फिर आपको जो एसजी का डेस्क आता है। तो आप वो प्रोटेस्ट की जगह नहीं है। पर जैसे शोभना ने कहा, बिल्कुल प्री डिसाइडेड था। कई बार तो स्पीकर और चेयरमैन के कमरे तक जाते हुए नंबर चेंज हो जाएंगे। एक बड़ा दिलचस्प बात है, जिस दिन लोकसभा से करीब 35 सांसद सस्पेंड हुए, जिसमें एक का नाम नहीं था, हमने कहीं से पूछा तो कोई बोला 39, कोई बोला 38, कोई बोला, क्योंकि उसी ऑन द स्पॉट नाम डिसाइड हो रहे थे। उसी दिन 45 सांसद राज्यसभा से सस्पेंड किए गए। तो सरकार से किसी ने कहा, अरे भाई दोनों हाउस को बराबर रखना था, तो 46 कर दिए दोनों। तो मतलब कमाल है। सौरभ भाई, मैं इतने साल पार्लियामेंट कवर करते होगे, मुझे और शोभना को आपके शो में आने से पहले वो बता रही थी कि जयराम रमेश 19 साल में पहली बार ही सस्पेंड हुए हैं। भाई, और वो खुद ही आश्चर्यचकित थे कि कैसे और क्यों उनको सस्पेंड किया, क्योंकि वो भी आप कह रहे हैं कि कई ऐसे नाम थे जो वेल में नहीं गए, जिन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, प्लेकार्ड लेके। आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट किया है इंडिया पार्टीज में, उनकी स्पीच में उन्होंने कहा है कि डीएमके के जो फ्लोर लीडर हैं तिरुचि शिवा, वो अपनी सीट पे खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो वेल के इर्द गिर्द भी नहीं थे, और उन्होंने कोई प्लाकार्ड भी नहीं पकड़ा था, पर वो लिस्ट में मौजूद हैं। सौरभ भाई, आप शशि थरूर कई बार हमसे मिलते थे, तो ये नहीं कि बहुत प्रोटेस्ट का अपोज करते थे, पर वो इस व्यू को बहुत फर्दर करते थे कि हमें अपनी बात कहने का। मैं एक सांसद है सौरभ भाई, सिंगल वन मैन पार्टी है, शोभना केरला से हैं, वो समझती हैं आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन। एनके प्रेमचंद्रन से ज्यादा लेजिस्लेटिव बिजनेस कोई नहीं समझता, एनके प्रेमचंद्रन से ज्यादा एडजमेंट मोशन कोई नहीं देता। एनके प्रेमचंद्रन हर एक चीज में, आखिरी में अगर 11 बजे तक भी बिल है ऑपोजिशन, तो एनके प्रेमचंद्रन रहेंगे सिंगल मैन, इतना वो समझते हैं। उनका सस्पेंशन होना शॉकिंग है, शशि थरूर का शॉकिंग है, सुप्रिया सूले कभी भी वेल में नहीं आती हैं। और कई बार ऐसा होता है सौरभ भाई की बहुत गर्मा और तनातनी हो जाती है, तो जब हाउस उठ जाता था तो पुरानी लोकसभा में हम देखते थे सुप्रिया सूले रूलिंग साइड के मिनिस्टर को और दूसरों को लेकर बैठ जाते थे, और उनके पर्स में हमेशा कुछ खाने का सामान रहता है, वो खाना भी बांटती थी और उससे माहौल भी हल्का करती थी। बट इस बार तो मैंने उनसे पूछा, बोली मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम सस्पेंड हुई। पर सौरभ भाई, सरकार के लोगों का बार बार ये कहना था कि वो कहते थे हमें सस्पेंड कर दो, हमें सस्पेंड कर दो, हमें सस्पेंड कर दो। कई बार पार्लियामेंट के दौरान आपको बड़े बड़े मंत्रियों से इनफॉर्मल बात करने का मौका मिलता है, तो मैंने एक बड़े मंत्री से पूछा कि साहब, ये तो आपको नहीं लगता एक नेगेटिव ऑप्टिक्स है आपके लिए साहब? ये
तो कह रहे हम क्या करें, वही सस्पेंड होना चाहते हैं। मैं उनकी जगह होता तो सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस एक्ट पे डिबेट थी, आप उसमें कहते किसी आप आपने सिक्योरिटी ब्रीच की है, क्या आप कानून बदल के डाले हैं, ऐसा कुछ कानून है कि ऐसा नहीं करते, आप उस पे हमें कॉर्नर करते। क्या वो तरीका बेहतर नहीं था कि आप पार्लियामेंट में बोल के कॉर्नर करते बजाय कि प्ले कर? कई ऑब्जर्वर्स ने यह कहा कि पार्लियामेंट के फ्लोर से अपोजिशन अपनी पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए जिस तरीके से इस टाइम को यूटिलाइज कर सकता था, प्रोटेस्ट में जाके, बाहर जाके, या फिर जंतर मंतर पर 2 घंटे बैठ के उतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेजिंग नहीं हो पाई। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, शोभना? ये जो आप कह रहे हो, ये व्यू कई लोग इससे मेल खाता है, कई लोगों का व्यू इससे मेल खाता है, और कहीं ना कहीं ऑपोजिशन से ये भारी चूक भी हो गई है, क्योंकि अब उनका जो भी बट इसका एक कॉन्ट्ररी व्यू जो है ऑपोजिशन में, वो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी इस सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा है, और नेशनल सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं ऑपोजिशन हमेशा एक बैकफुट में नजर आती है। तो ये उनके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिसमें उनके पास और कोई उनको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, अनलेस एंड अनटिल दे वेंट ऑल आउट विद इट। एंड इसी वजह से, और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं ये जोड़ना चाहती हूँ कि राज्यसभा में अब टोटल 146 MP सस्पेंड हुए हैं, उसमें से 46 राज्यसभा में हुए हैं, और राज्यसभा में भी एक और कैटेगरी है सस्पेंशन की। 11 MPs ऐसे सस्पेंड हुए हैं जिनका सस्पेंशन इस सेशन के साथ समाप्त नहीं होता है। बाकी 146-11 का सस्पेंशन आज के दिन में समाप्त है। उन 11 लोगों का केस प्रिविलेज कमेटी में भेजा गया है। प्रिविलेज कमेटी को 3 महीने दिए गए हैं। अब एक कॉमिक चीज़ ये है कि 3 महीने में अगला जो सेशन है और जो लास्ट सेशन है बिफोर लोकसभा इलेक्शन, वो 3 महीने से पहले आएगा। तो इसका मतलब वो राज्यसभा के 11 MPs लास्ट सेशन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उसमें 3 लोकसभा के भी हैं, पर वो है कि लोकसभा की टर्म खत्म हो जाएगी दूसरा दिन। ये इस लोकसभा का लास्ट फुल स्ट्रेंथ सेशन था, जिस गणेश चतुर्थी के दिन स्पेशल सेशन के साथ नई लोकसभा गए, बड़े यूनानिमिटी से और कॉमन हार्मनी में वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ। उस दिन एक बड़ी अच्छी चीज दिखी जिस दिन वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ। बीजेपी ने इंश्योर किया कि कुछ उनके महिला समर्थक पब्लिक गैलरी में पहुंचे, उन्होंने पास बनवाया बकायदा। जैसे ही वो महिलाएं पब्लिक गैलरी में पहुंची, उन्होंने मोदी मोदी का नारा लगाना शुरू किया। ऑपोजिशन ने दोनों हाउस में प्रोटेस्ट किया। लोकसभा में मैं उस टाइम गैलरी में मौजूद था। अमित शाह ने उठकर अनुराग ठाकुर और गजेंद्र सिंह शेखावत को अपनी सीट से ऊपर भेजा और कहा कि ये नारे नहीं लगने चाहिए, ये पार्लियामेंट है ये। बट वो जो बोनो हो, वो जो एक अच्छा मैसेज जा रहा था कि कुछ इश्यूज पे पॉलिटिकल पार्टीज एक हैं, वो आते इस लोकसभा में हो गए। सौरभ भाई, बहुत लंबे टाइम से एक चीज बड़ी मिसिंग होगी। पहले हम क्या देखते थे कि जितनी मर्जी कड़वाहट होती है, कमलनाथ जी सुषमा स्वराज के कमरे में चले जाते थे, अपना गुलाम नबी आजाद वहां चले जाते, जितना भी टकराव होता था कड़वाहट नहीं होती थी। मनमोहन सिंह शायरी करते थे, सुषमा स्वराज शायरी में जवाब देती थी। बेशक 2G और वो सब कुछ वॉश आउट करा चुके थे, कैबिनेट इंट्रोड्यूस नहीं। अब वो जो एक गिव एंड टेक होता था कि अब आप हमारा ये बिल पास करिए, हम इस पे बहस कराएंगे, वो खत्म हो गया है। पहले क्या होता था, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सेशन शुरू होने से पहले कुछ नेताओं से मिलते थे। बहुत बार मैंने देखा है, जब इस सरकार में भी, जब विजय गोयल MOS पार्लियामेंट्री अफेयर्स थे, मनमोहन सिंह जी से मिलने चले जाते थे कई लोग। अब वो चीज नहीं दिखती। इस सेशन में तो बल्कि यहां तक बात पहुंच गई कि राज्यसभा चेयरमैन ने फ्लोर ऑफ द हाउस से 5 से 6 बारी बोला, 14 तारीख की बात है ये, 4 या 5 एडजर्नमेंट हुए थे। हर एडजर्नमेंट से पहले राज्यसभा चेयरमैन ने बोला कि आप लोग आइए, मैं फ्लोर लीडर्स को इनवाइट करता हूं, आप लोग मेरे कमरे में आइए, हम लोग बातचीत करके इसका हल ढूंढते हैं। नहीं आए, कोई भी नहीं गया। यूनानिमस डिसीजन था कि हम बॉयकॉट करेंगे। इसमें इसी तरह लोकसभा स्पीकर का जब भी ऐसा कुछ होता था, शुरू में जब वो लोकसभा स्पीकर बनते, वो हाउस में ही नहीं आते थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि यार मैंने 0 आवर इंट्रोड्यूस किया, मैंने इंश्योर किया जो MPs कभी नहीं बोले वो जरूर बोलें। एक बार उड़ीसा की MP थी, उन्होंने इंश्योर किया कि वो उनको एक दिन अपने ऑफिस में बुलाकर कहा उड़ीसा ट्रांसलेटर रहेगा, आज मैंने इंश्योर किया कि कोई भी वो उड़िया ट्रांसलेटर है वो लीव पे ना बोलिए। वो सब चीजें ऑफ लेट वो फिजल आउट होती दिखी। गिव एंड टेक होता था ना जो ऑपोजिशन और सरकार में, हाउस सरकार अपना लेजिस्लेटिव बिजनेस ट्रांजैक्ट कराने के लिए, ऑपोजिशन अपनी बात मनवाने के लिए भी। और वोटर की एक ट्रेनिंग होती है एक सिटीजन के तौर पे, जब वो इस चीज उस पूरी प्रोसीडिंग्स को देखते थे कि वोटर और सपोर्टर भी, जो सपोर्टर अपने अपने नेताओं के नाम पे एक दूसरे का सर फोड़ने या वर्बल
हिंसा में इन्वॉल्व रहते, वो देखते थे ना कि यार ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, मतलब बहुत ही सिविल ढंग से एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, पर वो सब ट्रेनिंग ही गायब है। अब तो काउंटर प्रिविलेज, इतने प्रिविलेज के मामले होंगे मुझे लगता है लोकसभा में शायद इतने कभी किसी 5 साल के पीरियड में नहीं रहे होंगे। कमिटीज की मीटिंग में तक में आर्गुमेंट हो जाता है। पर सौरभ भाई इसका एक दूसरा एस्पेक्ट और भी है जो हाउस में नहीं बाहर दिखता है। जैसे मैं कुछ सांसद को जानता हूं, उसमें निशिकांत दुबे हैं, कुछ विपक्ष के सांसद हैं, कनी मुई भी हैं, उसमें सुप्रिया सुले। हाउस में जो मर्जी रहे, आप उनको जब कैफेटेरिया में जाएंगे वहां इकट्ठे मिलेंगे, और हर बार ऐसा सेशन में होता है, एक बार या कभी किसी के घर खाना जाते हैं निशिकांत दुबे तो उन्हें जंतर मंतर। अच्छा ठीक है, बताइए जरा सत्ता पक्ष और विपक्ष के कौन सांसद बहुत अच्छे मित्र हैं, उससे थोड़ा पब्लिक को भी समझ में आए। निशिकांत दुबे हैं, आपके सुप्रिया सूले हैं, रितेश पांडे हैं, कनी मोई हैं। रितेश पांडे अभी भी हैं बसपा में? हाँ अभी भी बसपा में है। दानिश अली की बसपा में है और एक उनकी कदम सपा की और है। बढ़ रहा है और काफी कोशिश मुलाकात करते तो वो हैं। अमित शाह से भी कर चुके हैं। काफी कोशिश ये भी कर रहे हैं कि डिम्पल यादव जी के साथ सेल्फी खींच ले। पार्लियामेंट का जिस दिन अगर वो अम्बेडकर नगर की सीट देखें तो सपा का टिकट उन्हें सूट करेगा, और लॉन्ग रन में पॉलिटिक्स देखें तो बीजेपी सूट करेगी, इसलिए दोनों तरफ बात कर रहे हैं। बिल्कुल। इधर से उदासी हैं और भी दुष्यंत सिंह हैं, बहुत सारे सांसद हैं, ये लोग इकट्ठे बैठते हैं। जो पॉलिटिक्स अलग है वो अलग है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा अगर सत्ता पक्ष के सांसदों ने इस बार किसी की तारीफ की है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की है, कि उन्होंने कहा कम समय में अच्छी बात रखकर हमें लीगल आर्गुमेंट में कॉर्नर, हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं पर अपनी वो स्पीच कायदे से रखकर जाते हैं, और उन दोनों को असदुद्दीन ओवैसी एक बार एक इंटरव्यू के पहले हम लोग कुछ पत्रकार बैठे थे, वो एक कॉन्क्लेव में आए थे, तो बता रहे थे, बोले साहब मैं तो अकेला, अब मेरे 2 सांसद हैं, है ना, तो बोले हमारा तो टाइम बहुत फिक्स होता है, तो मैं पर्ची में पॉइंट लिख के जाता हूँ कि ये 5 पॉइंट बोलूंगा। फिर कई बार क्या होता है, विपक्ष का कोई सांसद उसमें से 1 पॉइंट बोल देगा, फिर मुझे वो काटना पड़ता है, क्योंकि टाइम उतना ही है, मैं दाएं बाएं नहीं जा सकता। और बड़ा शेरो शायरी और लॉ में बट एक बात है जतिन, आई डोंट नो आप अग्री करोगे कि नहीं, ये जो नई संसद की बिल्डिंग है एक तरह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सूट नहीं की है, क्योंकि यहाँ शुरुआत से लेके एक ऑब्स्ट्रक्टिव एटमॉस्फेयर और एक नेगेटिविटी जुड़ी रही है इस बिल्डिंग से। It is truly reflecting the political atmosphere of the country. Truly reflecting. बाहर भी यही हाल है मनमुटाव का। सब में भी। इनफैक्ट अगर आप कराएं तो पार्लियामेंट का जो जितना भी स्टाफ है, एमपीज भी हैं, वो खुश नहीं। शरद पवार ने, मेरे को कोई बता रहा था, राज्यसभा चेयरमैन या लोकसभा स्पीकर से कहा कि कैसी नई बिल्डिंग बनी है कि मैं अपनी बेटी से ही नहीं मिल पाता हूँ, कि वो लोकसभा में, मैं राज्यसभा में। पहले दोनों क्यों नहीं मिल पाते हो? तो आमने सामने ही है, मतलब बीच में थोड़ा कॉरिडोर है। नहीं सौरभ भाई, निकलने का अलग रास्ता, कॉरिडोर आप बिल्कुल एग्जिट गेट पर, वहां एक्चुअली पार्लियामेंट में एक सेंट्रल हॉल था, आप अंदर ही अंदर जा सकते थे। इसमें ऐसा बहुत सिस्टम नहीं है। नहीं, अब वो गेट वो उन्होंने निकल, क्योंकि जब मैं इनॉग्रेशन में गया था तो आप अंदर से लोकसभा से निकल के जा सकते हैं राज्यसभा में। वो आपको अलग निकल के बाहर एग्जिट गेट पे आना पड़ेगा, फिर उधर जाना पड़ेगा। पुराने में आप सेंट्रल हॉल जा सकते थे, अंदर मिल सकते थे। और एक और चीज सौरभ भाई, जो इस नई बिल्डिंग का, अब तो खैर इसके बाद बजट सेशन ही बचा है, आते आते जब ये सिक्योरिटी का लैप्स हुआ है, पुलिस की जगह जो दिल्ली पुलिस चेकिंग और फ्रिस्किंग दिखती थी, वो भी अब सीआईएसएफ को दे दी गई है, क्योंकि वो एयरपोर्ट पर थी। ऐसा है कि 2001 में संसद पे हमला हुआ था, जो भी सिक्योरिटी के पैरामीटर्स चाहिए हो वो वहां पे जरूर अप्लाई करने चाहिए, उसको लेके तो कोई दो राय नहीं है। सुविधा सब अपनी जगह है। कई एयरपोर्ट पे तो फ्रिस्किंग होती है ना, पार्लियामेंट में भी हो रही, तो क्या दिक्कत है? एक और बड़ा फर्स्ट है, ये शायद पहली लोकसभा होगी जिसमें डिप्टी स्पीकर पूरे 5 साल तक नहीं रहे। पूरे 5 साल तक। ये भी कितना नरेंद्र मोदी सरकार के इस दूसरे कार्यकाल में कई नई परंपराएं शुरू हुई और कई पुरानी परंपराओं को तिरोहित कर दिया गया। पहली बार यंग रिलेटिवली एमपी आए, उन्होंने बहुत अच्छे तक कोई जगहों पर चीजें मैनेज की। पर एक नागरिक के तौर पे हम बहुत निराश हैं इस संसद से, क्योंकि संसद का इस्तेमाल पक्ष और विपक्ष इस तरीके से अपने मत को प्रभावशाली ढंग से रखने के लिए पर अंदर करवाट थी, तो कई बार बाहर मुस्कुराहट भी दिखती थी। एक दिन बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई तो उस पर मोदी जी ने खाब विपक्ष को एक बड़ा चुटकी लेते बोला कि कुछ लोगों की किस्मत में ही नहीं अच्छा काम करना। तो मीटिंग खत्म होकर नड्डा जी, राजनाथ जी, बहुत सारे बीजेपी के सांसद वापस आ रहे थे, क्योंकि मीटिंग लाइब्रेरी बिल्डिंग में हुई थी और ऑपोजिशन के सांसद गांधी स्मृति के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वहां जयराम रमेश जी ने चुटकी लेते हुए कह दिया, आप भी आ जाइए, आपका भी दर्द समझते हैं, यहाँ स्वागत है आपका। तो वो सब लोग वो भी मुस्कुराते हुए चले गए, वो भी बाहर चुटकी चलती रहती है। तो मतलब वो जो बोनाहोमी बाहर हल्का मजाक, वो शायद लेजिस्लेटिव बिजनेस में नहीं दिखता। बिल्स के उस बोलने के टाइम से लेकर बहुत सारी चीजों पर वो नहीं दिखता है। एक जो हम लोग पहले देखते थे ना कि एक
आप प्रेस गैलरी में बैठते थे तो एक पॉलिटिकल रेटोरिक आर्गुमेंट के साथ साथ एक पॉलिसी पे आर्गुमेंट दिखता था जी। एक वो मिसिंग है। अब हर चीज को एक रेटोरिक पे ले दिया जाता है, कोई नेशनलिज्म से जोड़ देता है तो कोई ऑटोक्रेसी से जोड़ देता है, कोई हिंदुत्व से जोड़ देता है तो कोई उसको कॉम्युनल से जोड़ देता है। वो जो एक बिल जिस मुद्दे पे चर्चा हो रही है उस मुद्दे को छोड़कर देश की जो राजनीति में रेटोरिक हावी है उस पर चर्चा चली जाती है। जुमलों की प्रधानता हो गई है राजनीति में और ठोस तथ्य सम्मत बातों का अभाव। इसी बिंदु के साथ आज का नेता नगरी समाप्त करते हैं। ये पूरा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सियासत पर दिलचस्पियों का, सियासत पर चर्चाओं का ये सिलसिला हर हफ्ते यूं ही चलता रहेगा। शुक्रिया।